सोचिए, एक देश जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो औपनिवेशिक शासन के दौरान इतना गरीब कैसे हो गया? ये एक ऐसी आर्थिक पहेली है जिसने इतिहासकारों को सालों तक उलझाए रखा। तो चलिए, आज इसी पहेली की परतें खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भारत की दौलत आखिर गई कहाँ। हाँ, तो सवाल यही है। एक ऐसा देश जो अपने मसालों, अपने कपड़ों और अपनी दौलत के लिए दुनिया भर में मशहूर था, वो ब्रिटिश राज में अचानक से कमजोर क्यों पड़ने लगा? इस पूरी पड़ताल में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। ये पूरी कहानी ना एक बड़े ही अजीब विरोधाभास से शुरू होती है। एक तरफ अंग्रेज भारत में रेलवे और टेलीग्राफ जैसी नई नई चीजें ला रहे थे, कह रहे थे कि हम आधुनिकीकरण कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश में गरीबी लगातार बढ़ती जा रही थी। आखिर ये हो क्या रहा था? एक तरफ तरक्की का दावा और दूसरी तरफ बढ़ती गरीबी। ये कैसा हिसाब था? मतलब एक जमीन जो इतनी उपजाऊ हो, जिसके पास इतने संसाधन हो, वो गरीब कैसे हो सकती है? भारत की जो क्षमता थी और जो हकीकत बन गई थी, उसमें इतना बड़ा फर्क क्यों था? देश की दौलत आखिर जा कहाँ रही थी? इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें कुछ सुरागों को एक एक करके जोड़ना होगा। तो हमारी जांच का पहला सुराग, जमीन। ब्रिटिश हुकूमत ने सबसे पहले और सबसे बड़ा दांव खेला भारत की जमीन पर। उन्होंने सदियों से चले आ रहे जमीन से टैक्स वसूलने के पूरे तरीके को ही बदल डाला। अंग्रेजों ने जो किया वो सिर्फ टैक्स वसूलने का तरीका नहीं बदला, उन्होंने तो जमीन के साथ भारत के सदियों पुराने रिश्ते को ही मानो तोड़ कर रख दिया। और इसके लिए उन्होंने 3 बड़े सिस्टम बनाए जिन्होंने पूरे देश पर, हर किसान की जिंदगी पर असर डाला। और पता है, इन तीनों सिस्टम्स ने लोगों का जमीन से रिश्ता ही बदल दिया। कहीं पर जमींदार को जमीन का मालिक बना दिया, कहीं किसानों को कहा अब तुम सीधे सरकार को जवाब दो, और कहीं तो पूरे के पूरे गांव को ही एक यूनिट बनाकर टैक्स की जिम्मेदारी डाल दी। ये सिर्फ टैक्स वसूलने के नए नए तरीके नहीं थे, ये वो बदलाव थे जो हमारे समाज और अर्थव्यवस्था की जड़ों को हिला रहे थे। चलिए अब बात करते हैं दूसरे सुराग के। और ये सुराग जमीन की तरह साफ साफ नहीं दिखता था। ये था साम्राज्य को चलाने का वो खर्चा जो पर्दे के पीछे से भारत की जेब से निकाला जा रहा था। और यहीं पर एक बड़ा ही दिलचस्प शब्द सामने आता है, होम चार्जेस। सुनने में तो लगता है जैसे घर का खर्चा, लेकिन असल में ये नाम एक बहुत बड़े खेल को छुपा रहा था। ये वो रास्ता था जिससे भारत का पैसा चुपचाप इंग्लैंड पहुंच रहा था। तो सवाल ये है कि ये होम चार्जेस आखिर थे क्या? इसमें था भारत के नाम पर लिए गए कर्ज का ब्याज, ब्रिटेन में रिटायर होकर बैठे अंग्रेज अफसरों की मोटी मोटी पेंशन, और तो और लंदन में जो इंडिया ऑफिस बना था ना, उसका सारा खर्चा भी यहीं से जाता था। मतलब पैसा भारत का और खर्च हो रहा था ब्रिटेन में, ब्रिटिश साम्राज्य की शानो शौकत पर। है ना अजीब बात? और फिर था व्यापार का खेल। एक पॉलिसी लाई गई जिसका नाम बड़ा शाही था, इंपीरियल प्रेफरेंस, मतलब शाही पसंद। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? पर यह पसंद सिर्फ एक तरफा थी। हिसाब बड़ा सीधा था। अगर भारत का कोई सामान ब्रिटेन के बाजार में बिकने जाता तो उस पर लगता था भारी भरकम टैक्स, लेकिन जब ब्रिटेन में बना सामान भारत आता तो उस पर या तो कोई टैक्स नहीं था या फिर बस नाम का। नतीजा क्या हुआ? भारत के छोटे मोटे उद्योग सब ठप, और ब्रिटिश सामान के लिए पूरा का पूरा भारतीय बाजार खुला पड़ा था। तो अब जरा इन सुरागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। पहला, जमीन से वसूला गया भारी टैक्स। दूसरा, होम चार्जेस के नाम पर इंग्लैंड भेजा गया पैसा। और तीसरा, एक तरफा व्यापार जिससे सारा फायदा ब्रिटेन को मिल रहा था। पैसा हर तरफ से लगातार भारत से बाहर जा रहा था। तो सवाल वही है कि ये सब पैसा आखिर गया कहाँ? और इन्हीं सब सुरागों को जोड़कर एक ऐसी थ्योरी सामने आई जिसने इस पूरी आर्थिक पहेली को सुलझा दिया। एक ऐसा खुलासा जिसने भारत की आर्थिक तबाही की पूरी कहानी दुनिया के सामने लाकर रख दी। इस पूरे मामले के जासूस, या कहें कि वो इंसान जिसने इस पहेली को सुलझाया, वो थे दादाभाई नौरोजी, एक महान विचारक और अर्थशास्त्री। उन्होंने ही इन सारे बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ा और एक ऐसी तस्वीर सामने रखी जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। नौरोजी ने जो कहा वो बहुत सीधी और बहुत ही तीखी बात थी। उन्होंने कहा, ये देश का खून बह रहा है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जो दिन प्रतिदिन भारत को लूट रही है। सोचिए, ये सिर्फ कोई भावुक नारा नहीं था, इसके पीछे सालों का डेटा और एक बहुत गहरा आर्थिक विश्लेषण था। तो आखिर क्या था नौरोजी का ये ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत? इसे धन की निकासी भी कहते हैं।
इसका मतलब बहुत सीधा था। भारत से पैसा, कच्चा माल, सारा सामान, सब कुछ एक तरफा तरीके से ब्रिटेन जा रहा था। और बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिल रहा था। ये एक वन वे स्ट्रीट थी, जहां सब कुछ सिर्फ जा रहा था, आ कुछ नहीं रहा था। नौरोजी ने इस पूरे सिद्धांत को सबूतों के साथ अपनी एक बहुत ही मशहूर किताब में लिखा। किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इस एक किताब ने भारत की आज़ादी की लड़ाई की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। इस खुलासे का असर बहुत जबरदस्त हुआ। ये अब सिर्फ किताबों में लिखी एक इकोनॉमिक थ्योरी नहीं रह गई थी। नहीं, ये तो अब एक राजनीतिक नारा बन चुकी थी। एक ऐसी चिंगारी जिसने आज़ादी की लड़ाई में एक नई आग लगा दी। तो सवाल ये है कि एक अकेली आवाज़ पूरे देश की आवाज़ कैसे बनी? देखिए, 1865 में नौरोजी ने लंदन में ही एक सोसाइटी बनाई ताकि भारत की आवाज़ वहां तक पहुंचाई जा सके। फिर एक बहुत बड़ा मोड़ आया 1896 में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को बाकायदा अपना लिया। और बस 1900 आते आते तो ये थ्योरी भारत के आर्थिक राष्ट्रवाद की बुनियाद बन चुकी थी। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि हर कोई इस थ्योरी से सहमत था। एक तरफ रोमेश चंद्र दत्त जैसे लोग थे जिन्होंने कहा कि हाँ, भारत का लगभग आधा रेवेन्यू तो बाहर ही जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सर सैयद अहमद खान जैसे लोग भी थे जो ब्रिटिश राज के वफादार थे और उन्हें इस थ्योरी पर बिल्कुल यकीन नहीं था। पर इन सब बहसों के बीच साल 1896 एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसी साल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि भारत में जो बार बार अकाल पड़ रहे हैं, जो गरीबी बढ़ रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही ड्रेन ऑफ वेल्थ है। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक तरह का इकोनॉमिक चार्जशीट था। तो ये पूरी कहानी हमें आज एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि क्या अतीत की अर्थव्यवस्था को समझे बिना आज की दुनिया की इकोनॉमी को सही से समझा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी उतना ही जरूरी है जितना कल था।